नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्रोही। त्योहारों का मौसम शुरू हो चुका है, बाजार सज रहे हैं, घरों में खरीदारी बढ़ने वाली है और उम्मीद यह है कि त्योहार खुशियां लेकर आएंगे। लेकिन सवाल यह है कि जब रसोई का बजट ही बिगड़ जाए तो इन खुशियों की कीमत कौन चुकाएगा। चीनी से लेकर दाल चावल तक, तेल से लेकर सब्जियों तक, प्याज से लेकर ड्राई फ्रूट्स तक, जरूरत की हर चीज के दाम इतनी तेजी से बढ़ गए हैं। खुदरा बाजार में चीनी 65 से 70 रुपए प्रति किलो, प्याज 45 से 50 रुपए किलो तक पहुंच गया है, तो वही गुड़ 80 रुपए किलो बिक रहा है। इतना ही नहीं, मिठाई में इस्तेमाल होने वाले काजू 1000 रुपए से सीधे 1500 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ महंगाई का नहीं, बल्कि ये आंकड़ा है उस दबाव का जो सीधे आम आदमी की थाली और उसकी जेब पर पड़ने वाला है। बारिश और बाढ़ के सप्लाई प्रभावित होने की दलील अपनी जगह है, लेकिन सवाल यह है कि महंगाई का पूरा बोझ हर बार उपभोक्ता की जेब पर क्यों पड़े। त्योहार में मिठाई महंगी, रसोई का राशन महंगा, सब्जियां महंगी, फिर आम आदमी त्योहार मनाए या अपने महीने का बजट बचाए। इसी को लेकर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाएंगे खास रिपोर्ट। चीनी 45 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए किलो, अरहर की दाल 120 से 150 रुपए किलो, तेल 160 से 190 रुपए लीटर, प्याज में 30 से 60 रुपए प्रति किलो की तगड़ी छलांग और मिठाई में इस्तेमाल होने वाले काजू 1000 रुपए से सीधा 1500 रुपए किलो पहुंच गए। बेतहाशा महंगाई ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया है। त्योहारी सीजन में घर का खर्च वैसे ही बढ़ जाता है, ऊपर से रोजमर्रा के सामान की बढ़ती कीमतों ने बजट का हिसाब बिगाड़ दिया। चीनी से शुरू करें तो 21 जुलाई को इसकी औसत खुदरा कीमत करीब 45 रुपए किलो थी। 10 दिन बाद यानी 31 जुलाई को कीमत बढ़कर 50 रुपए किलो हो गई और 21 अगस्त तक चीनी 65 रुपए किलो तक पहुंच गई, यानी करीब एक महीने में सीधे 20 रुपए किलो की बढ़ोतरी। लेकिन महंगाई सिर्फ चीनी तक सीमित नहीं। 5 जुलाई से 21 अगस्त के बीच अच्छा चावल 90 रुपए से बढ़कर 110 रुपए किलो पार हो गया। इसी बीच अरहर की दाल 120 रुपए से 150 रुपए किलो पहुंच गई। सरसों का तेल 160 से बढ़कर 190 रुपए प्रति किलो हो गया और चाय पत्ती की कीमत भी 380 से बढ़कर 456 रुपए किलो हो गई। यानी एक तरफ त्योहारों की खरीदारी बढ़ने वाली है तो वहीं दूसरी तरफ जरूरी राशन भी महंगा हो रहा है। अब बात करें सब्जियों की तो पिछले एक हफ्ते में सबसे बड़ा झटका प्याज ने दिया। एक ही हफ्ते में प्याज 30 रुपए किलो से दोगुनी छलांग लगा चुका है। इतिहास गवाह है कि इसी प्याज ने कई बार सरकारों को उखाड़ फेंका है। इसलिए प्याज को लेकर सरकारें सबसे ज्यादा परेशान रहती हैं। पिछले 3 दिन में प्याज 30 से 60 रुपए को पार कर चुका है, यानी कीमत लगभग दोगुनी। भिंडी, फूल गोभी, लौकी, करेला, अदरक, हरी सब्जियों में भी जेब ढीली करनी पड़ रही है। भिंडी 30 रुपए से बढ़कर 60 रुपए प्रति किलो हो गई है। फूल गोभी 60 से 100 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। लौकी 40 से 70 रुपए किलो, करेला 60 से 80 रुपए किलो। आलू में भी तेजी है, 20 से बढ़कर 25 रुपए किलो। अदरक 240 से 280 रुपए किलो और खीरा 40 से बढ़कर 50 रुपए किलो हो गया। यानी सब्जियों की टोकरी भी पहले के मुकाबले काफी महंगी हो गई है। त्योहारों में मिठाई और ड्राई फ्रूट्स की मांग भी बढ़ती है, लेकिन यहाँ भी कीमतें राहत देती नजर नहीं आ रही। दरअसल काजू 5 जुलाई को करीब 1000 रुपए के आसपास था, जो 21 अगस्त तक 1500 रुपए किलो पहुंच गया, यानी सीधे 1 किलो पर 500 रुपए का उछाल। बादाम 800 से बढ़कर 1100 रुपए किलो हो गया। मतलब त्योहारों में मिठाई के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स खरीदने का भी खर्च बढ़ने वाला है। अब सवाल है कि अचानक सब्जियों के दाम क्यों बढ़े। बाजार में कीमतों में तेजी की एक बड़ी वजह लगातार होती बारिश और बाढ़ के कारण सप्लाई प्रभावित होना बताई जा रही है। जब मंडियों तक माल कम पहुंचता है तो सप्लाई घटती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। इसका सीधा असर खुदरा बाजार में ग्राहकों की जेब पर दिखाई देता है। यानी रसोई की कई चीजें एक साथ महंगी हुई हैं। त्योहार खुशियां लेकर आने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बढ़ती कीमतों ने घर के बजट की मिठास जरूर कम कर दी है। अब नजर इस बात पर है कि सप्लाई सुधारने के बाद इन बढ़ी हुई कीमतों में कितनी राहत मिलती है। रक्षाबंधन का त्योहार नजदीक है। भाई बहन के इस त्योहार में जो रंग प्यार का होता है उसमें कुछ मिठास घोलती हैं ये मिठाइयाँ। इस मिठाई पर ये चांदी के बर की परत तो ज़रूर लगी हुई है, लेकिन इस बार इन मिठाइयों पर एक और परत चढ़ गई है, वो है महंगाई की। महंगाई कैसे? चीनी के दाम पिछले 10 से 15 दिनों के भीतर 12 से 15 रुपए बढ़े हैं। जाहिर सी बात है
कि अगर चीनी का दाम बढ़ा है तो चाशनी में जो भी घोली जाती हैं मिठाइयाँ या जिनमें भी चीनी का प्रयोग होता है उनके दाम में भी बढ़ोतरी हुई है। हमने बात की तो पता चला कि लगभग 50 से 60 रुपए किलो या 70 रुपए जिस हिसाब से मिठाइयाँ हैं उस हिसाब से उनके दाम भी बढ़ गए हैं। अब जाहिर सी बात है कि महंगाई बढ़ी है तो ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो मिठास का त्यौहार है, इसमें फीकापन ज़रूर देखने को मिलेगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट विवेक के साथ मैं आलोक द्विवेदी, न्यूज़ इंडिया के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिताली निकोट जी इकोनॉमिस्ट हैं, आपका स्वागत है। सरिता सिंह जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आपका भी स्वागत। और स्वामी इंदर जी किसान नेता हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मिताली जी आप ही से कर लेते हैं। त्योहारों में शुरुआत खुशियों से होनी चाहिए थी, लेकिन महंगाई से शुरू हो रही है। पहले चीनी महंगी हो गई, उसके बाद गुड़ महंगा हो गया, यानी ऑप्शन भी जो लोग सोच रहे थे कि हम ले सकते हैं विकल्प, लेकिन वो भी महंगा हो गया है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स की बात कर लीजिए, सब्जियों की बात कर लीजिए, हर कुछ महंगा हो रहा है। क्या वजह है इसकी? ये डिमांड सप्लाई का गैप है या फिर ब्लैक मार्केटिंग है? तो मुझे लगता है कि यहाँ पर हम लोग एक बहुत बड़ा वेरिएबल इस इक्वेशन में डालना भूल रहे हैं, और वो है पेट्रोल और फ्यूल की प्राइसेस जी। और डीजल की प्राइसेस। क्योंकि अगर हम इस साल का पूरा अगर इन्फ्लेशन का ट्रेंड देखें तो जब हमने साल शुरू किया था तो हमारा जो ओवरऑल रिटेल इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं वो 2.5% पर था, 2.5% था। आज की डेट में वो पूरी तरह से मतलब ऑलमोस्ट डबल हो चुका है, 4.5% पर पहुंच चुका है। और अगर हम होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन देखें, जो कि जिसमें हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आते हैं, तो हमारा होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन 9.8% पर है, ऑलमोस्ट 10% पर है। तो ये सब इसीलिए हो रहा है। अगर आप उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स देखें, फ्यूल प्राइस होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन का सबसे बड़ा ड्राइवर है। हमें पता ही है कि इंटरनेशनली क्या हो रहा है। हम देख रहे हैं कि ग्लोबल फ्यूल प्राइस कितनी बढ़ रही है। भारत में फिर भी एक तरह से फ्यूल प्राइस हमारी मैनेज्ड है। जो हमें पेट्रोल एक्चुअली पंप पे मिल रहा है उसकी प्राइस काफी सरकार ने मैनेज करी हुई है, लेकिन जो इंडस्ट्रियल यूज के लिए, जो इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग के लिए पेट्रोल मिल रहा है या फिर फ्यूल मिल रहा है, वो नियरली डबल प्राइस पर मिल रहा है। और गैस की प्राइसेस भी बहुत बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल गैसेस की प्राइस भी बढ़ी हुई है। इसकी वजह से अगर आप देखें तो पूरे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में और लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो हमारी ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, चाहे वो अनियन हो, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो। और आप ये देखिए पिछले कुछ सालों में हम टॉप कमोडिटीज कहा करते थे, यानी कि टमेटो, अनियन, पोटैटो, है ना जी। इस बार हमारा टमेटो और पोटैटो उतनी उसकी प्राइसेस नहीं बढ़ी हैं। ये केवल अनियन की प्राइसेस, प्याज की प्राइसेस पर ज्यादा हुआ है। और उसका रीजन ये है कि टमेटो और पोटैटो का जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, लेकिन बाकी और चीजें भी तो महंगी हुई है ना। उसमें दाल आप देख लीजिए, अदरक देख लीजिए, कहां से कहां प्राइस पहुंच गए। तो जिंजर की प्राइसेस तो बहुत ही, अदरक की प्राइसेस तो बहुत ही ज्यादा बढ़ी हैं। ऑलमोस्ट 100% से ज्यादा अदरक की प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है। और ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि ये जो कमोडिटीज जहां पे ज्यादा इंक्रीज आपको दिख रहा है वो ऐसी हैं जो कुछ ही जगहों में हमारे देश में मैन्युफैक्चर होती हैं, उनके क्लस्टर्स हैं। यानी कि और अगर आप इसे कंपेयर करें टमेटो और पोटैटो से, जो कि पूरे देश में ग्रो होते हैं, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो भी बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया है, कोल्ड स्टोरेज में इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा वाइडली होता है। वहां पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट का जो इम्पैक्ट है वो कम है। ठीक है, तमाम फैक्टर्स का आप जिक्र कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर सरिता जी, आम लोगों को इस महंगाई से जितनी परेशानी हो रही है वो इन सब चीज़ों में उलझना नहीं चाहते कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से हो रहा है, डिमांड सप्लाई का क्या गेम है, वो तो सरकार को देखना है। लेकिन ये जो प्राइस बढ़ गए हैं उससे आम लोगों की चिंता तो बढ़ गई है ना। अगर पेट्रोल के, डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, उसके बाद ये तो डेफिनेट था कि ये चीज़ें तो महंगी होंगी, तो उस पर लगाम लगाने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए? जी, आवाज आ रही है आपको? जी बोलिए। जी, देखिए, सच तो यह है कि सरकार की प्राथमिकता में लगता है कि एक आम इंसान कहीं है ही नहीं।
जहाँ पे आप देख रहे हैं कि डीजल पेट्रोल हो चाहे खाने पीने की चीजें हो, हर चीज जो है इतना हाई लेवल पे चला गया है कि एक आम इंसान जहाँ पे दाल चावल खा के भी खुश रह लेता था, आजकल उस पे भी आफत हो गई है। सिर्फ प्याज नहीं, आप देख लीजिए चीनी की ही बात कर ले तो एक्सपर्ट भले कह ले कि वैश्विक कारण के वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार इसमें फेल होती हुई नजर आ रही है। उनकी दूरदर्शिता इस मामले में कमजोर है। सरकार को ये पता होना चाहिए कि उनके स्टॉक में कितना है और कितना नहीं है, और इस पे बहुत पहले से काम करने की जरूरत होती है, जहाँ पे सरकार जो है वो कमजोर पड़ जा रही है। ऐसा होता है कि जब आपके स्टॉक में कमियां आने लगती है तब जाके जो है आप जो है एक्टिव होते हैं, तब इस पे काम करते हैं। बात ये भी आ रही है कि चीनी कम नहीं था, लेकिन जो बिचौलिए हैं और जो काला बाजारी करते हैं तो उनके वजह से भी कहीं ना कहीं कमी आ रही है। तो मेरा सरकार से यही प्रश्न रहेगा कि अगर बिचौलिए है और काला बाजारी हो रहा है तो ये किसका काम है कि इस पे जो है पाबंदी लगाई जाए, इस पे रोक लगाई जाए, कार्रवाई की जाए। तो ऐसा होता है कि आप एंड टाइम पे कार्रवाई करते हैं जब लोगों के जो है जेब पे डाका पड़ने लगता है। आप बताइए कि चीनी हो, आटा हो, दाल हो, जो हम लोग इतने सस्ते में लिया करते थे, आज इसका रेट इतना हो गया है कि चलिए एक जो हाई लेवल के लोग हैं जो बहुत कमाते हैं तो उनके लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन जो तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जो किसान है, जो आम लोग हैं, जो डेली बेसिस पे 400-500 कमाते हैं, उनके लिए दाल रोटी भी कमाना एक बहुत बड़ा टास्क हो गया है। क्यों, कहाँ से लाएंगे और कैसे खाएंगे? तो सरकार को इस सब चीजों पे काम करना चाहिए। जहाँ पे आप देखते हैं कि कहते हैं कि अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अच्छे दिन के बजाय आप जो है लोगों को सड़क पे लाके खड़ा कर दे रहे हैं। तो इस पे सोचने की जरूरत है और इस पे सरकार कहीं भी सोचती नहीं नजर आ रही है। जहां इन सब चीजों पे यानी आप ये कह रही कि दूरदर्शिता की कमी रही, पहले से ये मालूम था कि महंगाई बढ़ सकती है तो उस पर नकेल कसने के लिए कोई जरूरी कदम नहीं उठाया गया, आप ये कह रही हैं। अच्छा स्वामी इंदर जी, आपकी नजर में, किसानों की नजर में क्या फैक्टर्स हैं इस महंगाई बढ़ने के, और चीनी के पीछे क्या एथनॉल भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है कि भी प्रोडक्शन उसकी वजह से कम हो गया है, क्योंकि इसकी भी चर्चा सोशल मीडिया पर खूब हो रही है? वंदना जी, पहले तो मैं आपके सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करता हूँ, आपको भी मेरा नमस्कार। अब तक आवाज आ रही है मेरी? जी बोलिए। जी हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले तो सबको रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, और मैं बड़ा खुश हूँ कि मेरे सामने 3 हमारी भारत की भाभी बेटियां बैठी हुई हैं, जो बात कर रही हैं समस्या के ऊपर। ये बड़ी खुशी की बात है, गर्व का विषय है कि हमारी बेटियां, हमारी बहनें बढ़कर आगे आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि आज भारत के अंदर जो परिस्थितियां हम देख रहे हैं, किसानों की हो, आमजन की हो, गृहिणियों की हो, कि जो बजट जब भी बढ़ता है महंगाई का, उनके ऊपर जब भी कोई दिक्कत आती है तो महिलाओं के ऊपर बहुत बड़ा समस्या आती है कि घर की रोजी रोटी कैसे चलाएं, कैसे किचन को चलाएं। आज प्याज महंगा हो गया है और तमाम उत्पाद जो किसानों से जुड़े हुए हैं, जैसे आप लहसुन की बात कर रहे हैं, आप अदरक की बात कर रहे हैं, आप दाल की बात कर रहे हैं, तिलहन की बात कर रहे हैं, ये तमाम ऐसी बातें जो हमारे सामने आ रही हैं। तो क्या भारत सरकार को इसका आकलन पहले से मालूम नहीं था कि भारत के अंदर 145 करोड़ की जनसंख्या भारत में रहती है, तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी उत्पादों को संभालने के लिए गोडाउन्स वगैरह बनाने चाहिए थे, या सरकार का गोडाउन है या नहीं, सरकार को का स्पष्टीकरण देना चाहिए। और जो चीनी की जो भाव बढ़ा, एकदम दुगना हो गया, 7% भाव बढ़ गया, 42 रुपए वाली चीनी आज 70 से 75 रुपए खुदरा बाजार में किस आम जन को मिल रही है। उसमें किसान भी तो लेता है, क्योंकि किसान चीनी पैदा करता नहीं, किसान गन्ना पैदा करता है, उसका भार किसान, आम जन तक, मजदूर तक, और जो मध्य वर्ग के परिवार है उन सब पे पड़ने वाला और पड़ रहा है। हम सब देख रहे हैं त्योहारों की मिठास जो है टिक्की होती है, सबको नजर आ रही है। तो सरकार तो ये अच्छा, दाल सब्जियां महंगी होने से, चीनी महंगी होने से किसानों को कुछ लाभ हो रहा है इसका, या बिचौलियों को केवल लाभ होगा? इस विषय पे मैं आने वाला था, आपने अच्छा किया, मेरे को पहले ही जोड़ दिया। पर मैं बताने चाह रहा हूँ, सरकार हमसे जब भी किसान को मील से जोड़ती है, हमें कहा जाता है कि आप जो गन्ना है मील में लेके आए, ये इससे हम चीनी पैदा करेंगे, इथेनॉल पैदा होता है, इससे बिजली पैदा होती है, इससे आज तो शराब पैदा होती है। तो ये तमाम चीजें सरकार पैदा कर रही है, इस पे पैसा कमा रही है। और सरकार एक बात कहती है कि हम इस पे एक MSP जो है, FRP जो हम लागू करते हैं, इसलिए लगाया जाता है ताकि एक जो बफर स्टॉक है वो परमानेंट रिलीज होता रहे। मिलों को जो MRP दिया जाता है, मिलों को MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिलों के लिए
मिनिमम सपोर्ट प्राइस है और किसानों जी। की एफआरपी है। हाँ। तो मिलों को जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है, जैसे 32 रुपए किलो का सपोर्ट प्राइस मिलों को दिया चीनी का, इससे नीचे भाव नहीं गिरेगा। पर आज जो मिलें क्या अपना उत्पाद जो किसान से गन्ना लेके चीनी बनाई थी, क्या उन्होंने बाजार को मेंटेन करने के लिए उतनी चीनी बाजार में उतार रखी है या उसको रोक रखी है? ये बहुत बड़ा विषय है। यानी काला बाजारी सरकार की नाक के नीचे हो रही है। मिलों के पास किसान ने पूरा गन्ना दिया, तो आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का किसान हो, हरियाणा किसान हो, पंजाब का किसान हो, गन्ना भर भर कर मिलों में गया है। ट्रालियों की आप और हम सबने लाइनें देखी हैं, गन्ना मिलों के बाहर जाम देखा है। इस वजह से नहीं किसान आंदोलन कर रहे हैं, इस वजह से किसान गन्ना लेके मिलों के गेट पे पहुंच गए हैं। तो भरपूर हमारे पास गन्ना आया, पर आज मिलें जब राष्ट्र को देने का समय आया था, आज देश की जनता को उत्पाद को बनाने के बाद किसान से गन्ना लेने के बाद चीनी देने का समय आया, जब आम जन के घर में त्योहार की घंटी बजी कि आज भाई और बहन का मिलन होने वाला है, भाई और बहन रक्षाबंधन को बनाएंगे, क्योंकि रक्षाबंधन मेरे हाथ में लग चुकी है, मेरे यहाँ टीका लग चुका है। आप समझ सकते हैं कि मेरे घर में रक्षाबंधन का जो पर्व है एक सप्ताह पहले शुरू हो चुका है कि मेरी रिश्तेदारियां दूर दूर से हैं, कोई बहन आ रही है, कोई जा रही है। कईयों ने मेरी मान लीजिए 3 बहनें हैं, तो एक बहन मेरे आ जाएगी, एक बहन दूसरे भाई के पास जाएगी, हम अलग अलग जगह रहते हैं, तो त्योहार शुरू हो चुके हैं। तो ऐसे में त्योहार को जो मिठाई को आपने फीका करने का, यानी त्योहारों की मिठास में कड़वाहट की महंगाई घोल रही है। मिताली जी, यहाँ पर देखिए, ये स्वामी इंदर जी भी इस बात को कह रहे हैं कि भी आकलन में कहीं ना कहीं कमी रही है, सरकार को जो जरूरी कदम उठाने थे वो नहीं उठाए गए, तो आम जनता को राहत कैसे मिलेगी? आप देखिए, कोई ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है। आप देखिए 45 रुपए किलो से बढ़कर 70 रुपए तक चीनी पहुंच गई है, जो दाल है वो 120 से 150 अरहर की दाल पहुंच गई है, तेल 160 से 190, यानी 20-30 रुपए का जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ा है एक हफ्ते के भीतर। तो ये मामूली बढ़ोतरी नहीं है। नहीं, बिल्कुल मैं मानती हूँ वंदना जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो आज आम इंसान के साथ हो रहा है उसके लिए स्टेप्स की बहुत जरूरत है, और कुछ स्टेप्स जो मेरे हिसाब से सरकार को इमिडिएटली ले लेने चाहिए। एक तो ये है कि आप देखिए, इन्फ्लेशन जब तक 6% नहीं पहुंचता तब तक हम आरबीआई से इंटरेस्ट रेट के रिडक्शन का या इंक्रीज का एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, क्योंकि हमें पता है कि मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर बहुत सारे डिफरेंट कंसिडरेशंस बैलेंस हो रहे होते हैं। ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन का एक हमेशा डिस्कशन रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं ला सकती इस कॉस्ट ऑफ लिविंग का ब्रिज फाइनेंसिंग देने के लिए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें दिख रहा है कि अभी 50-60 रुपए पर केजी का एक इम्पैक्ट आ रहा है, तो क्या सरकार एक कैश ट्रांसफर स्कीम ले आए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए और जो बॉटम ऑफ द पिरामिड है, लो इनकम फैमिलीज के लिए, जहां पर आपको एक कैश सपोर्ट मिले नेक्स्ट 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, जब तक ये वॉर चल रही है। क्योंकि ऑयल प्राइस शॉक का इम्पैक्ट हम ये नहीं कह सकते कि हाँ ये मतलब ये क्यों हो रहा है, सब यही सोच रहे हैं ना। अब हमें पता ही है कि वो तो चलना है। डोनाल्ड क्या ये सीजनल भी है? नहीं, इस वॉर के अलावा क्या ये सीजनल भी है? क्योंकि जब देखिए मॉनसून आता है तो इस तरह से सब्जियां तो महंगी हो जाती हैं, ये हर साल की बात है, लेकिन पहले से जो जरूरी इंतजाम होने चाहिए, जो जरूरी स्टेप सरकार को लेने चाहिए, क्या वहां पर लूप होल्स रहे, वहां कमी रही? मुझे लगता है जब सीजनलिटी आती है तो वो 15 to 20 रुपीज के रेंज में आती है। इस बार हम जो सीजनलिटी, मतलब इसे हम सीजनलिटी नहीं कह सकते, ये एक बहुत बड़ा स्विंग है। और एथनॉल की बात आपने बिल्कुल सही कही, यहाँ पर भी एक ब्रिज फाइनेंसिंग की जरूरत है, जहां पर आप हाउस होल्ड्स को भी एक फाइनेंसिंग दें, और जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो शुगर मिल्स हैं और फार्मर्स हैं, फार्मर्स के लिए भी एक कैश सपोर्ट प्रोग्राम होना चाहिए, स्पेशली शुगर केन फार्मर्स के लिए, ताकि वो इस पीरियड को पार कर पाए। ठीक है, स्वामी इंदर जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए। देखिए, आपने पूछा किसान को क्या लाभ हुआ, मैं बता देना चाहता हूँ। आज जो अदरक हमें 250 रुपए किलो मिल रहा है ना, इस वक्त सीजन है किसान का, क्योंकि हम मई में अदरक लगाते हैं और अगस्त में हम इसको निकालना शुरू कर देते हैं। इस वक्त हमारे आप देखेंगे फ्रेश अदरक आ रहा है, उसके ऊपर नीला, उसके ऊपर आप गुलाबी रंग भी देख रहे होंगे, वो ताजी अदरक की निशानी होती है। किसान की अदरक 32 रुपए से लेके 35 रुपए किलो बिक रही है। और आप देखें मंडी क्या चलाई जाती है, मंडी चलाने का नया तरीका निकाले उन्होंने। रात को 2 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जिसके आप भाव लग गया किसान का, वो तो उसकी मंडी में बेच सकती है, उसके बाद मंडी बंद हो जाती है, मंडी का रिटेल शुरू हो जाता है।
तो जो किसान अपनी आवक लेके रात को मंडी में पहुंचता है अंधेरे के अंदर, उसके साथ धोखाधड़ी होती है, कोई भाव नहीं है, हमारे पास सामान बहुत है, वापिस जाओ, अपना वापिस लेके जाओ। तो किसान को डराया जाता है, धमकाया जाता है, तो औने पौने भाव में किसान से ले लिया जाता है। हाँ। हम इसलिए एमएसपी की बात करते हैं। एमएसपी किस लिए होगी? एमएसपी से एक खुदरा बाजार में पता होगा कि किसान से ये उत्पाद 35 रुपए किलो लिया गया है या 50 रुपए किलो लिया गया है। हाँ। हमारे को उस पर 20% जोड़ के साहब हमें दे दीजिए। आम उपभोक्ता को 20% का जो है फर्क, जो डिफरेंस नजर आएगा, उसमें आपका थोक का व्यापारी भी आ जाएगा, वो अपना 2% 3% अपनी आड़त ले लेगा। उसके अंदर आपका जो फुटकर व्यापारी है वो अपना उसमें 15% मार्जिन ले लेगा, 7% मार्जिन ले लेगा, तो आम उपभोक्ता तक वो चीज पहुंच जाएगी। हम इसलिए एमएसपी की कवायद करते हैं, बार बार कहते हैं कि देश में जो डिफरेंस है उसे आपको हमें सबको मिलकर पाटना होगा। सरकार को मंडियों को स्वतंत्र करना होगा। आम जन को पता होना चाहिए कि मंडी में किसान से उत्पाद क्या भाव लिया जाता है। आम जन को सिर्फ गन्ने का पता है, पर ये नहीं बताते गन्ना से क्या क्या उत्पाद निकाला जाता है। जैसे मैंने बताया, गन्ने से शराब बनाई जाती है जिसमें हैवी टैक्स ड्यूटी ली जाती है। गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है, जो आज 20 की हमें बात करें, एथेनॉल 20 की आप यानी जो बात आप कर रहे हैं कि जो आम उपभोक्ता है उसे जानने का पूरा अधिकार होना चाहिए कि किस रेट पर क्या प्रोडक्ट मिल रहा है और उन्हें किस दाम पर बेचा जा रहा है। बिल्कुल, और शिकायत करने के लिए कहाँ पर वो शिकायत कर सकते हैं, क्या उनके अधिकार है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। सरिता सिंह जी, अब आम लोगों को जो परेशानी बढ़ी है उसका क्या उपाय हो सकता है, क्या सुझाव आप देंगी और किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है? आपके पास क्या शिकायतें आ रही हैं? आम लोग आपस में क्या चर्चा कर रहे हैं? जी, मेरा मानना है कि सरकार को अपने नीतियों पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। जहाँ पे सरकार फेल होती नज़र आ रही है, आप देखेंगे कि एक्सपर्ट्स का भी कहना है कि जो अभी बाहरी विदेशी ऑयल जो हमारे पास आते हैं उनको कम करने के लिए कहीं ना कहीं एथेनॉल जो है वो बनाया जा रहा है ताकि हम विदेशों पे निर्भर ना रहें। लेकिन इसमें एक बात और मैं कहूँगी कि 1 लीटर जो है एथेनॉल बनता है जिसमें 3500 लीटर पानी बर्बाद होता है। 15 किलो गन्ने से बनाया जाता है, तो इस पे भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वो पीने का पानी होता है जो 35,000 लीटर सिर्फ जो है बर्बाद हो रहा है। साथ ही यहाँ पे आप देखेंगे कि किसानों को जो है गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है सरकार सब्सिडी भी दे रही है, प्रोत्साहन दे रही है। तो जाहिर सी बात है कि जो किसान है वो गन्ना उत्पादन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो इससे एक चीज़ और हो जाएगा ना कि जैसे धान है, दाल है और बाकी चीज़ का जो उत्पादन किसान करते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों को अगर हम ध्यान में रखें तो मुझे लगता है कि महंगाई और बढ़ती जाएगी, क्योंकि देखिए अगर बाकी चीज़ों का उत्पादन ही कम हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि महंगाई बढ़ेगी। तो सरकार को इन सब पे जो है एक प्लान बनाना चाहिए कि वो कैसे काम करे जिससे जो है किसान भी फायदे में रहे, आम नागरिक जो है उनके जेब पे भी डाका ना पड़े, एटलीस्ट रोजमर्रा की चीजें जो है इंसान खरीदने के लिए 100 बार ना सोचना, यानी स्ट्रेटेजिक अप्रोच होना चाहिए। मिताली जी इसमें कुछ ऐड करना चाह रही है? मिताली जी, लेकिन यहाँ पर बात यह भी है कि देखिए व्यापारियों को लाभ हो रहा है, ब्लैक मार्केटिंग करने वालों को लाभ हो रहा है, लेकिन किसानों को नुकसान है और जो मिडिल क्लास है उसको सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। बिल्कुल वंदना जी, और ये अगर आप ये देखें तो ये शुरू से जो हमारी एग्रीकल्चर की पॉलिसी है, यानी कि 1970s 80s उस टाइम पे जब हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ तब एक आत्मनिर्भरता का मोटिव था। लेकिन उसके बाद इतने डेकेड्स बीत गए हैं, लेकिन इन सारे दशकों में हम लोग कभी भी बैठ के अडल्ट्स की तरह बड़े बुजुर्गों के साथ भी हम बैठ के कभी एक कंसेंसस पे नहीं आ पाए कि हमारी एग्रीकल्चर पॉलिसी क्या होनी चाहिए। आज जो दिल्ली का पोल्यूशन है वो भी एक तरह से इसी का इफेक्ट है, क्योंकि आप सिर्फ 2 कमोडिटीज के लिए एमएसपी दे रहे हैं, लेकिन जो इतनी सारी हमारी एग्रीकल्चरल वैरायटी है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, उसके लिए हमारे पास कोई इंसेंटिव्स नहीं है। मिलेट्स के लिए हमारे पास एमएसपी नहीं है, वेजिटेबल्स के लिए हमारे पास एमएसपी नहीं है, शुगर केन के लिए हमारे पास एमएसपी नहीं है। तो या तो हम ये करें कि हम एमएसपी को ही हटा दें कि किसी भी कमोडिटी के लिए नहीं होनी चाहिए, या फिर अगर रखनी है तो उसकी लिस्ट को बढ़ाना बहुत जरूरी है और ये कहना कि 20-25 ऐसे पदार्थ हर स्टेट में होने चाहिए जो उस स्टेट के लिए बहुत जरूरी है, और मैं तो कहती हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होने चाहिए, क्योंकि कहाँ पे किस सॉइल की क्या सूटेबिलिटी है उसके हिसाब से होने चाहिए। और हमने क्लाइमेट चेंज के लिए तो बिल्कुल ही प्लान किया ही नहीं है, क्योंकि कब वहां पे ड्राउट हो रहा है, कब वहां पे बारिश हो रही है, किस
किसान की क्रॉप खत्म हो रही है, उसके लिए भी हमें प्लान करने की बहुत जरूरत है। तो एग्रीकल्चर पॉलिसी में काम करने का बहुत बहुत अनिवार्य है ये। और ये बहुत ही पूरी तरह महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है स्वामी इंदर जी। ये कह रही हैं कि भैया अन्नदाता जो कि मालिक होते हैं इन फसलों के, उन्हें तो एमएसपी मिलता नहीं है, लेकिन जो व्यापारी है, जो मिडिल मैन है, उनको फायदा होता है। किसानों के लिए भी सरकार को सोचना चाहिए, तो आम लोगों की तो परेशानी खुद ब खुद कम हो जाएगी। स्वामी इंदर जी आप जी बोलिए। क्योंकि ये जी ऑडियो नहीं आवाज आ आता, रही है? बोलिए। हाँ बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि मिताली जी ने जो बात कही है उसका मैं समर्थन करूं, की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूंगा। आप देखते हैं, आपको देखा होगा किसानों ने आंदोलन उठाया था 3 काले कानूनों के लिए। उसमें 2 कृषि से जुड़े थे और एक एसेंशियल कमोडिटी एक्ट। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट वही एक्ट है जिसके कारण हम इस देश के अंदर जो बहुत अति जरूरी हमारे खाद्य पदार्थ है उनको हम जो है एक बैलेंस कर सकते हैं, उसको बढ़ने से कालाबाजारी को रोक सकते हैं। आज वही समय आ गया। एसेंशियल कमोडिटी एक्ट को अगर सरकार पूर्णतः लागू कर दे भारत के अंदर, कि आप चीनी हो, दाल हो, दलहन हो, तिलहन हो और आलू हो, प्याज हो, ये तमाम ऐसी चीजें जो किसान को उपभोक्ता की रोजमर्रा की जरूरतें हैं। तो आज मेरे सामने आप 3 महिलाएं बैठी हैं, मेरी बहनें बैठी हैं, आपको उसका पूर्ण जोर समर्थन करना होगा कि एसेंशियल कमोडिटी। बिल्कुल, देखिए जिन फैक्टर्स का जिक्र यहाँ पर हुआ है, जो सुझाव आप लोगों ने दिए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर अमल करेगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो महंगाई से जनता परेशान है, लेकिन क्या कदम अब इसे कम करने के लिए उठाए जाएंगे देखना होगा। इसी के साथ चर्चा में फिलहाल इतना ही। आगे खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।